देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से चिन्यालीसोड़ क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने मुलाकात कर दीवारी खोल, जोखड़ी और बड़गांव चोपड़ा कसलाना मोटर मार्ग को प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति देने पर आभार व्यक्त किया। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व मनवीर सिंह चौहान ने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के दूरस्थ गांव तक सड़क और मूलभूत सुविधाओं का विस्तार सरकार की प्राथमिकता है। साथ ही जनप्रतिनिधियों से विकास कार्यों में सक्रिय सहयोग करने की अपेक्षा भी जताई। तो प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति देने पर आभार व्यक्त किया जनप्रतिनिधियों ने और सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर उन्होंने अपनी समस्याएं भी बताई और उन्होंने आभार भी जताया है। चिन्यालीसोड़ विकास खंड के दूरस्थ गांव बनगांव, हाथड़पट्टी, बिष्टपट्टी और दसकी पट्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से भेंट करके उनके द्वारा जो हमारे बहुत लंबे समय से पूरे क्षेत्र की मांग थी रोड सड़क निर्माण को लेकर के, उस मांग को आदरणीय मुख्यमंत्री द्वारा पूरा किया गया है। इसके लिए पूरे प्रतिनिधिमंडल ने समस्त क्षेत्र की ओर से आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद व्यक्त किया और मैं भी आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उनके द्वारा जो बनगांव से चोपड़ा कसलाना और दीवारी खोल से जोकनी के रोड जो बहुत लंबे समय के वहां के लोगों के द्वारा बहुत लंबे समय से उसकी मांग की जा रही थी, उसको स्वीकृति देने का काम किया गया है। इसके लिए मैं समस्त 10 की बिष्ट हाथड़पट्टी की ओर से हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। निश्चित रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमारे यमुनोत्री विधानसभा में विकास के। तो अगली खबर देहरादून से है। आपको बता दें कि देहरादून में गैस कालाबाजारी पर बड़ा एक्शन देखने को मिला। डीएम के निर्देश पर क्यूआरटी टीम की छापेमारी की गई। छापेमारी में 32 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त कर सदर से 22, विकास नगर से 10 सिलेंडर बरामद किए गए हैं। होटल ढाबों में हो रहा था अवैध उपयोग। 16 गैस एजेंसियों का भी औचक निरीक्षण किया गया। प्रशासन ने इस दौरान दी है सख्त कार्रवाई की चेतावनी। तो छापेमारी में 32 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं। 16 गैस एजेंसियों का भी औचक निरीक्षण किया गया है। इस दौरान प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि होटल ढाबों में हो रहा था अवैध उपयोग, जिसको लेकर प्रशासन के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। देहरादून में गैस कालाबाजारी पर सख्त एक्शन लेते हुए डीएम नजर आए हैं। डीएम के निर्देश पर क्यूआरटी टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। इस छापेमार कार्रवाई में 32 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं। सदर से 22 और विकास नगर से 10 सिलेंडर बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि इसके बाद जो है इन पर बड़ा एक्शन लेने की बात कही जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साफ साफ कह दिया है कि जो भी कालाबाजारी करता हुआ नजर आएगा उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा और इसी के तहत अब डीएम ने छापेमार कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद क्यूआरटी टीम ने छापेमार कार्रवाई की और इस दौरान कई जगहों से जो है अवैध गैस सिलेंडर बरामद किए गए हैं, जिनके खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड विधानसभा की 70 विधानसभा सीटों पर परिसमन की सुगबुगाहट तेज हो गई है, जिसके बाद सीटों की संख्या बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं नए परिसमन से पहाड़ी क्षेत्रों की सीटों पर खतरा मंडराने की आशंका भी सामने आ रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और डीडीहाट विधायक बिशन सिंह चुफाल का कहना है कि प्रदेश में परिसीमन भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर होना चाहिए। उनका कहना है कि उत्तराखंड का निर्माण पहाड़ की समस्याओं को दूर करने के लिए किया गया था। ऐसे में नए परिसीमन में क्षेत्रफल को ध्यान में रखते हुए ही सीटों का निर्धारण किया जाना जरूरी है। उत्तराखंड राज्य की मांग उठी। कहां से उठी? विशेषकर पर्वतीय जनपदों से आवाज उठी, वहीं से शुरू हुआ। फिर उसमें धीरे धीरे उधम सिंह का भी मिल गया। फिर हरिद्वार को भी प्रदेश सरकार ने भी कहा, केंद्र से उत्तर सरकार ने कहा कि भाई हरिद्वार को कुंभ को मिलाओ, तो कुंभ को मिलाओ, तो फिर रुड़की को भी मिलाओ वाली बात आई, तो सब लोगों का भी सहयोग रहा।
तो उत्तराखंड का जो इस समय की मांग थी, मांग के हिसाब से जो परिसीमन है भाई उस क्षेत्रफल के हिसाब से होना चाहिए। आपके 25,000 में भी तो आपके पूर्वोत्तर राज्यों में विधानसभा बनी है, 25,000 में भी तो ये क्यों सोते हैं? हमारे यहाँ तो 50 या 60-70 हजार से ज़्यादा वोटर है, ऐसा तो है। इसलिए क्षेत्रफल के हिसाब से होनी चाहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं उत्तराखंड राज्य बनने का। सारा मैदान को आ जाएगा तो आदमी क्या रहेगा फिर? विधानसभा, एक विधानसभा तो हमारे पास है। विधानसभा जब बढ़ेंगी तो बजट भी बढ़ेगा। विधानसभा के वाइज तो बजट आता है। तो उसकी विधानसभा बड़ी थी तो पहले तो बजट बढ़ा था। आज हमारे राज्यसभा के जो सदस्य 3, तो केंद्र का बजट भी तो हमको मिल रहा है। तो उसी हिसाब से विधायकों का भी बजट होगा। तो विधायक उत्तराखंड में तो विशेषकर जो यहाँ की नींद बनी ना अपना, उसका भी हमने सुझाव दिया, चाहे अपनी सरकार है। आप क्षेत्रफल के हिसाब से बजट देहरादून के राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सेवाओं को और सशक्त बनाने के लिए आधुनिक डायनेमिक डिजिटल रेडियोग्राफिक मशीन स्थापित की गई है। इस उपलब्धि में कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर गीता जैन के विशेष प्रयासों और सक्रिय पहल का महत्वपूर्ण योगदान है। नई डीडीआर मशीन पारंपरिक एक्सरे की तुलना में अधिक उन्नत है और शरीर के अंगों की गतिशील इमेजिंग पर फेफड़ों का और हृदय और मस्कुलरेशन सिस्टम से जुड़ी बीमारियों की पहचान अधिक सटीकता से कर सकेगी। इसके अलावा ये मेडिकल छात्रों और पैरामेडिकल स्टाफ को नई तकनीक सीखने का अवसर भी प्रदान करेगी। तो मेडिकल छात्रों और स्टाफ को नई तकनीक सीखने का इससे अवसर प्राप्त होगा। दून मेडिकल कॉलेज में आधुनिक डीडीआर मशीन स्थापित की गई है, जिससे मरीजों को सटीक और तेज जांच की सुविधा मिलेगी। साथ ही साथ जो भी छात्र छात्राएं हैं उन्हें भी नई चीजें सीखने का अवसर प्राप्त होगा। दिनेशपुर में बसंती पूजा को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, जहां महिला संगठनों की पहल पर दुर्गा मंदिर में पारंपरिक कदली छेदन के साथ पूजा की विधिवत शुरुआत हो गई है। बसंती पूजा दुर्गा पूजा की तरह ही श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई जाती है, जिसमें मां दुर्गा की स्थापना, पूजा अर्चना, भोग और आरती का आयोजन किया जाता है। क्षेत्र के करीब 5 स्थानों पर कदली छेदन कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। मंदिरों में बसंती मां की मूर्तियां तैयार हो चुकी हैं और जल्द ही विधिवत स्थापना की जाएगी। पंडित बनोमाली चक्रवर्ती के अनुसार बसंती पूजा की परंपरा की शुरुआत राजा सूरत ने की थी और ये पर्व आज भी पूरे श्रद्धा भाव के साथ मनाया जाता है। बसंत काल में बसंती रूप में आदि शक्ति दुर्गा आविर्भूत संतान के लिए, भक्तों के लिए, धर्म के लिए राजा सूरत शुरुआत किया था। ये अमावस्या अंत प्रतिवाद में नवदुर्गा की रूप में पूजन किया जाता है। कदली वृक्ष रंभा रूपे पूजा करके माँ को मंदिर में आगमन। जैसे दुर्गा पूजा होती है चैत के महीने में, वैसे ही पूजा होता है। बिल्कुल उसी विधि विधान से, उसी तरह से, उसी तरीके से होता है ये सब। तो क्यों हुआ? आज सबसे पहले केला काटने का प्रोग्राम हुआ। केला काट के लाए, अभी केला काट के सब आए हैं और आज ही से नवरात्रि के शुरुआत है। जैसे दुर्गा पूजा। देहरादून से खबर है, जहां श्री पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर परिसर में बुधवार को हिंदू युवा वाहिनी उत्तराखंड द्वारा रक्तदान शिविर का सफल आयोजन किया गया। इस शिविर में 40 से अधिक रक्तदाताओं ने स्वेच्छा से रक्तदान कर सामाजिक जिम्मेदारी निभाई। प्रदेश अध्यक्ष विकास त्यागी ने शिविर का शुभारंभ करते हुए कहा कि रक्तदान महादान है और एकत्रित रक्त अस्पतालों में भर्ती जरूरतमंद मरीजों और आपात स्थिति में जीवन बचाने में काम आएगा। शिविर के सफल संचालन में संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों, स्वयंसेवकों और मेडिकल टीम ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। हिंदू युवा वाहिनी द्वारा ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य हमें उन लोगों को जिनको, जो गरीब लोग हैं, ब्लड परचेज नहीं कर सकते, उनको फ्री ब्लड उन तक पहुंचाया जाए। पहला
दूसरा हमने इंद्रेश हॉस्पिटल से प्रार्थना की है कि अगर हमारे द्वारा दिया गया ब्लड हमारे देश के जवानों तक पहुंचाया जा सके तो उसमें हमें और भी आनंद आएगा। हालांकि हम लोग तो अब समय समय पर जो है रक्तदान शिविर लगाते ही रहेंगे और हिंदू युवा वाहिनी का जो उद्देश्य है वो हिंदू के लिए हमेशा सदैव जो है उनकी रक्षा करना और उनकी सहायता करना, ये हमारा उद्देश्य है। अगली खबर चंपावत से है, जहां चंपावत में जंगलों में लगने वाली आग की घटनाओं को रोकने और लोगों को जागरूक करने के लिए जनपद में एक अनोखी पहल की गई है। डाइट लोहाघाट द्वारा कुमाऊनी भाषा में तैयार किए गए 2 जन जागरूकता गीतों का विमोचन जिलाधिकारी मनीष कुमार ने जिला सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान किया। इन गीतों के माध्यम से ग्रामीणों को वनाग्नि के दुष्परिणामों और जंगलों की सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। डाइट लोहाघाट ने उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सहयोग से कुमाऊनी भाषा में 2 गीत बनाए हैं। आपको बता दें कि इन गीतों के माध्यम से लोगों को जंगलों में लगने वाली आग से होने वाली नुकसान और वन संरक्षण के महत्व का संदेश दिया जाएगा। औद्योगिक परिषद यूकॉस्ट द्वारा एक शोध कार्य हमारा स्वीकृत किया गया था और जिसके तहत हम वनाग्नि जागरूकता पर एक शोध कार्य कर रहे हैं और वो अभी प्राथमिक चरण पर है। और चूंकि हमारे पूरे उत्तराखंड राज्य की एक बहुत ही ज्वलंत समस्या है, वनाग्नि की घटनाएं हर वर्ष होती रहती है, तो उस पर हमने जन जागरूकता के लिए कुमाऊनी भाषा में 2 गीत रचे हैं, जिसमें डॉक्यूमेंट्री कम गीत हैं। तो उनका लॉन्चिंग के लिए सर से हमने समय मांगा था। ये हम सभी का दायित्व है, चाहे हम किसी भी विभाग से एसोसिएटेड हों। तो हमने अपने डीएलएड के प्री सर्विस के स्टूडेंट्स के सहयोग से ये 2 गीत तैयार किए हैं। हम सभी विभागों को आज लॉन्च। अगली खबर सितारगंज से है, जहां अवैध खनन के मामले में पुलिस की लापरवाही भारी पड़ गई है। अवैध खनन की शिकायत सही पाए जाने के बाद एसएसपी अजय गणपति ने एक्शन लेते हुए शक्ति फार्म चौकी इंचार्ज प्रकाश भट्ट समेत पूरी चौकी को लाइन हाजिर कर दिया। बता दें कि लंबे समय से क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन जारी था और पुलिस मूक दर्शक बनी हुई थी। जब पुलिसकर्मी अवैध मिट्टी खनन नहीं रोक पाए तो कुछ सप्ताह पूर्व तहसीलदार हिमांशु जोशी के आदेश पर राजस्व कर्मियों ने अवैध मिट्टी से लदी ट्रेलर ट्रॉलियों को पकड़ लिया था, जिसके बाद मिट्टी माफिया तहसील कर्मियों से ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ाकर भाग गए थे, जिस पर तहसीलदार ने अवैध मिट्टी माफियाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें माफियाओं को दिखाया जा रहा था। इसके बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। तो शक्ति फार्म चौकी इंचार्ज समेत 8 पुलिस कर्मियों को इस मामले में लाइन हाजिर भी किया गया है। सितारगंज में अवैध खनन मामले पर बड़ा एक्शन लिया गया है। इस मामले में एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद एसएसपी ने सख्त कार्रवाई करते हुए कार्रवाई की है। 31 तारीख को हमारी इसी तरह से सूचना पे टीमें गई, राजस्व टीमें गई, पटवारी की टीमें जो थी, तो उनमें 2 पटवारी थे हमारे, त्रिवजय सुयाल और पंकज चंद। उनको एक गाड़ी इस टाइप से मिली जो मिट्टी ले जा रही थी। कागज मांगने पे कागज दिखाया और वो भागने लगा। उनको लोगों को इकट्ठा किया इसने और फिर उसके बाद उनके कब्जे से गाड़ी को छुड़ाने का प्रयास किया और लेके भाग गया, मिट्टी रोड पे गिराई। इसके वीडियोस मौजूद हैं, तो इन पर हमने एफआईआर दर्ज कर दी है आवश्यक कार्रवाई के लिए। और इसी प्रकार से जो भी इस तरह से अवैध खनन करेंगे, बिना किसी अनुमति करेंगे, उसमें कार्रवाई की जाती रहेगी। इससे जुर्माने की कार्रवाई हो चुकी है? हाँ, इसमें मेरे कार्यकाल में ही 4-5 ट्रैक्टर्स की जुर्माने की कार्रवाई हो चुकी है और जो है ज़मीनें खोदी गई थी अवैध रूप से, उन पे चालान बने थे, वो सभी भेजे गए हैं एसडीएम साहब के माध्यम से, जिला खाना अधिकारी को भेजे गए हैं और आगे भी कार्रवाई। उत्तराखंड स्थित पवित्र धाम हेमकुंड साहिब के कपाट इस वर्ष 23 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। यात्रा को लेकर गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब प्रबंधन ट्रस्ट और राज्य सरकार के बीच तैयारियों पर विस्तृत चर्चा की गई है। ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने बताया कि तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए हरिद्वार, ऋषिकेश, श्रीनगर, रतूड़ा, जोशीमठ, गोविंद घाट और घांगरिया में मुफ्त ठहरने और भोजन की व्यवस्था की जाएगी। इस संबंध में मुख्य सचिव आनंद बर्दन से भी बातचीत हो चुकी है। राज्य सरकार ने चारधाम और हेमकुंड साहिब यात्रा को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने का भरोसा दिलाया है। आपको बता दें कि एक समुद्र तल से करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह गुरुद्वारा सिख धर्म का एक प्रमुख आस्था का केंद्र है।
प्रसन्नता है मुझे बताते हुए कि इस वर्ष होने वाली श्री हेमकुंड साहब की यात्रा शनिवार 23 मई को प्रारंभ होगी। ये आज ही मुख्य सचिव श्री आनंद वर्धन जी के साथ मीटिंग हुई, जिसमें सारे हालात देखते हुए और ये देखते हुए कि इस बार बर्फ की कम पड़ी है, तो इसको पिछली बार हमने 25 तारीख को शुरुआत की थी, इस बार 23 तारीख को कर रहे हैं। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो भी यात्री इस बार आए सुखद यात्रा अपना आनंद लेकर और वापस जाएं। और सभी यात्रा की जो तैयारी करते हैं, क्योंकि इसमें बाहर विदेशों से देशों से लोग आते हैं, तो इस करके अनाउंस कर दिया गया है कि 23 तारीख को यात्रा का प्रारंभ हो रहा है। बड़ी खुशी है, प्रसन्नता है मुझे बताते हुए